दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ, पति बिना सबूत के केस जीत सकते हैं क्या? ये एक क्वेश्चन मार्क के साथ मेरे सब्सक्राइबर के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया है कि मैडम हर बार आप यही कहती हैं कि जब तक आप न्यायालय के समक्ष एविडेंसेस नहीं रखेंगे तब तक आप केस नहीं जीत सकते। तो यहाँ पर अब सवाल उठाया कि बिना सबूत के हम केस नहीं जीत सकते, जबकि हमें मालूम है कि हम गलत नहीं है, हमारी पत्नी गलत है, तो क्या हमें न्याय नहीं मिलेगा? तो यहाँ पर आप मेरी बात को या मेरे वीडियो को पूरा सुने और ध्यान से समझे तो आपको ये डाउट नहीं रहेगा। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि एविडेंसेस तो दीजिए लेकिन अपना पक्ष भी रखिए, क्योंकि कई बार कुछ बातें, कुछ सवाल हमारे उठाने से उनके जवाब मिलते हैं। जब तक आप घबराकर पीछे हट जाएंगे या घर पर बैठ जाएंगे तब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा। कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जहां हमारे पास कोई आई विटनेस नहीं होता, कोई हमारे पास लिखित प्रमाण नहीं होता कि हम सामने वाले को गलत किस प्रकार साबित करें, तो हम यहाँ पर चुप नहीं बैठ सकते। हमें यहाँ पर एविडेंसेस जुटाने होंगे, तभी हम अपने बात को प्रूफ कर पाएंगे। अब एविडेंसेस जुटाने वाली बात किस प्रकार से जुटाएं या कैसे एविडेंसेस लाएं, क्योंकि सामने वाला तो बहुत शातिर है, हम उसको गलत चाहकर भी साबित नहीं कर सकते। तो आपने शायद एक कहावत सुनी होगी, कहावत नहीं, ये कबीरदास जी का एक दोहा है, काजल की कोठरी में कैसा ही सयान हो जाए, एक लीक काजल की लागी है सो लागी है। मुझे ये दोहा बड़ा अच्छा लगता है और ये कहीं ना कहीं हर चोर के लिए ये साबित होता है कि जब तक आप कोई कितना भी सयाना बनकर चोरी करने जाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक सबूत छोड़कर अवश्य आता है। तो यहाँ पर हर केस में ऐसी कोई ना कोई आपको चीजें, कोई ना कोई ऐसे एविडेंसेस मिलेंगे जहां पर आप अपनी बात को रख सकते हैं या उस बात को उठाकर अपनी बात को प्रूफ कर सकते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति सही होता है वो अपने आप में एक एविडेंसेस होता है, क्यों वो अपने आप में एक सबूत है, अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी के साथ उस बात को न्यायालय के समक्ष रखेगा तो अपनी बात को प्रूफ कर देगा। यहाँ पर आप इस बात को घबराकर पीछे हटने की बजाय उस बात का सामना कर प्रूफ करेंगे तो वो कहीं ना कहीं वो बात अपने आप निकल कर आएगी कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा हुआ था या इस वजह से ऐसा हुआ था। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट तो आप हटा दीजिए कि अगर पारिवारिक विवाद में आपके पास एविडेंसेस नहीं है तो आप यहाँ पर क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान अपनी बातों से, अपने तर्क से या उस सिचुएशन को दोहराकर कहीं ना कहीं सबूत जुटा सकते हैं और वही न्यायालय के समक्ष सामने वाला पक्षकार अपने मुंह से सबूत देगा, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस एग्जामिनेशन का मतलब ही यही होता है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा ध्यान रखने की बात यह है कि आपको अपने एडवोकेट से कोई भी चीज नहीं छिपानी है। यहाँ पर कई परिस्थितियों में ये देखने को मिलता है कि पक्षकार अपने एडवोकेट से कुछ चीजें छिपा जाता है कि इस बात का क्या मतलब, लेकिन यहाँ पर जरा सी बात से ही मतलब निकल सकता है, जरा सी बात से ही केस को पलटा जा सकता है। तो यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात ये है कि आप अपने एडवोकेट से कोई भी बात नहीं छिपाएंगे उस चीज से रिलेटेड है। तो यहाँ पर क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान ऐसी कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात निकल कर आएगी कि सबूत अपने आप बनेंगे और अपने आप पक्षकार बोलेगा कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसी बात थी। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि सामने वाला तो पूरी झूठ पर झूठ बोले जा रहा है, सामने वाले ने हमारे ऊपर जो भी झूठे आरोप लगाए हैं। तो आपको यहाँ पर एक बात और समझा दूं मैं, यहाँ पर जो आप कह रहे हो कि हम झूठ नहीं लिखवा सकते, लेकिन सामने वाला तो झूठ पर झूठ बोले जा रहा है, तो यहाँ पर आप चुप रहकर सामने वाले व्यक्ति को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हो उसके झूठ में बोलने में। तो इसी प्रकार से आपको अपने एडवोकेट का सहारा लेकर कुछ काउंटर केसेस करने होंगे। जब आप काउंटर केसेस करोगे तो सामने वाला खुद उंगली उठाएगा या सामने वाला खुद आवाज उठाएगा कि नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ था, ये घटना गलत है या सामने वाले पक्षकार के द्वारा
गलत केसेस किए जा रहे हैं, गलत अपील लगाई जा रही है। तो यहाँ पर अपने आप रास्ते खुलते चले जाएंगे, यहाँ पर आपको हटना नहीं है। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि डट कर खड़े रहना है। जब आप सामने वाले पक्षकार के सामने डट कर खड़े होंगे, अपनी बात रखेंगे, तो सामने से कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता निकल कर आएगा। और यहाँ पर रही झूठे केसेस की बात, तो यहाँ पर आपको ये कारण जरूर खोजना चाहिए कि, या आपको उस बात से बात निकालनी चाहिए कि सामने वाला पक्षकार के द्वारा आपके ऊपर झूठे केसेस क्यों किए जा रहे हैं। यहाँ पर 2-3 कारण ही होते हैं, या तो पार्टनर का पहले से कोई अफेयर हो, पहले से कोई रिलेशन हो, तो उसके घर वालों के द्वारा उसे प्रेशराइज किया गया हो, दबाव बनाकर आपके साथ विवाह करवा दिया गया हो, या पार्टनर आपकी फैमिली में आकर या आपके साथ रहकर कंफर्ट महसूस नहीं कर रहा, वो चाहता है कि मुझे इस परिवार में नहीं रहना, या उसके ख्वाहिशें, उसके सपने जरूरत से ज्यादा बड़े होते हैं, तो वो आपके साथ एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर पार्टनर के द्वारा किसी भी प्रकार से उस रिश्ते से बाहर निकलने का प्रयास किया जाता है, और बाहर निकलने का प्रयास पार्टनर के पास यही होता है कि वह झूठे एलिगेशंस लगाना शुरू कर दे। तो यहाँ पर कुछ कारण ऐसे होते हैं, जैसे हम यहाँ पर ये भी मान सकते हैं कि पहले इनकम के सोर्सेस नहीं थे। आज की लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, पढ़ाई के दौरान उनका विवाह हो गया, विवाह के बाद कहीं कोई अच्छा जॉब लग गया, कहीं कोई अच्छे अपॉर्चुनिटी सामने आ गई, तो अब पार्टनर उनके लेवल पर नहीं है, या अब वो उस लाइफस्टाइल को मैनेज नहीं करना चाहती। तो ऐसी परिस्थितियां भी हो सकती हैं। तो जब आप इन छोटी छोटी बातों को समझकर काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको रिलीफ 101% मिलेगा, क्योंकि इन बातों से ही बातें निकल कर आएंगी। और मैंने आपसे सबसे पहले कहा कि यहाँ पर आपको अपने एडवोकेट से डिस्कस करना होगा, अपनी बातें पूरी रखना होंगी, क्योंकि यहाँ पर महिला पार्टनर के पास सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है झूठे एलिगेशंस लगा दो और मेंटेनेंस की अपील लगा दो। मेंटेनेंस की अपील लगाई आपने, यहाँ पर एलिमनी की अपील लगा दी, एलिमनी शुरू हो गई, तो पार्टनर रिलैक्स कि अब मुझे इतना तो मंथली मिलना ही है, अब केस चलता रहे तो चलता रहे, अब मैं अपने झूठे एलिगेशंस लगाऊंगी, सामने वाले व्यक्ति को फ्रस्ट्रेट करूंगी, सामने वाले व्यक्ति को इतना टॉर्चर कर दूंगी कि वो अपने आप न्यूट्रल होगा, या तो समझौता करने के लिए मानेगा या मेरा साथ ही छोड़ देगा। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन में पार्टनर का फायदा ही है, क्योंकि वो आप अगर छोड़ देते हो तो उसके मन की हो गई, अगर आप नहीं छोड़ते, आप केस लंबा चलाते हो उन बातों को प्रूफ करने के लिए, तो भी पार्टनर के मन का है कि यहाँ पर एलिमनी मिल ही रही है, जिस दिन केस फुल एंड फाइनल होगा तो मेंटेनेंस यहाँ पर मिलेगा ही। तो यहाँ पर ये चीजें समझनी है, और यहाँ पर ये बात समझ लीजिए कि पहले एक अंधा कानून था वास्तव में महिलाओं को लेकर, कि महिलाओं के द्वारा 376 लगा दिया, 406 लगा दिया घर परिवार वालों के ऊपर ही, कि मेरे ससुर के द्वारा मेरे साथ ऐसा किया जाता था, मेरे देवर के साथ या मेरे नंदियों के साथ द्वारा ऐसा मेरे साथ किया जाता था, और यहाँ पर कहीं ना कहीं वो चीज प्रोसीडिंग में ले ली जाती थी, कार्यवाही शुरू कर दी जाती थी। लेकिन पहले 498A की जो स्थिति थी वो आज की तारीख में नहीं है। पहले महिलाओं के द्वारा अगर 498A का केस कर दिया जाता था तो पति और ससुराल वालों के ऊपर कार्यवाही होना तय थी, लेकिन आज की तारीख में ऐसा नहीं है। अगर आप 498A के केसेस के जजमेंट देखो, मैं अक्सर आपसे जजमेंट पर ही बात करती हूँ, और जजमेंट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर महिला के द्वारा 498A कर भी दिया जाए, तो पहले ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह आदेश दे दिया गया है कि अब 498A को का पत्नी के द्वारा किया जाता है तो उसके सारे पहलुओं को देखा जाए, किसी भी पुरुष पर एकदम से कार्यवाही नहीं की जाएगी। आपके पहले 41 का नोटिस जाएगा, उसी के बाद कार्यवाही होगी, या किसी भी महिला संस्था के द्वारा कोई भी प्रमाणित किया जाए कि हाँ ऐसी कुछ हो रहा है या ऐसा कुछ अनुचित कार्य किया गया है, तभी कार्यवाही होगी। तो यहाँ पर 498A की भी स्थिति अब वो नहीं है, परिभाषा वही है, धारा वही है। IPC 498A को भी बदलकर
BNS 85 कर दिया है, लेकिन यहाँ पर अब उस धारा पर कार्य किस प्रकार से करना है वो पूरी तरीके से बदल कर रख दिया गया है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से आपको भी अपना नजरिया और अपनी सोच बदलकर आगे कदम बढ़ाना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाला हम पर एलिगेशंस लगा रहा है, हमारे पास तो कोई एविडेंस ही नहीं है, हम न्यायालय के समक्ष कैसे जाए। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर फिर आपसे एक बात कहूंगी कि आप किनारे पे खड़े होकर तैरना नहीं सीख सकते। आपको तैरने के लिए जरूरी है कि एक बार पानी में डुबकी तो लगानी ही पड़ेगी, तभी आप तैर सकते हैं। तो यहाँ पर किनारे पे खड़े होकर डरने घबराने की बजाय अगर आप एक बार पानी में डुबकी लगा लें तो हो सकता है कि आप तैरकर बहुत ही अच्छे से बाहर आ जाएं। तो यहाँ पर वही परिस्थिति आपके केस की भी है कि अगर आपके ऊपर झूठा केस किया जाता है तो आप सामने वाले पार्टनर के साथ बराबरी से अपने पक्ष को रखें, अपने एडवोकेट का सहारा लें, अनुभवी एडवोकेट का सहारा लें, क्योंकि यहाँ पर फैमिली मैटर में आपको 101% घुमाने का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ पर आप कोई भी ऐसे एडवोकेट का सहारा लें जो कि आपको सही गाइड करें और आप अपने पक्ष को पूरी तरीके से रखें, तो 101% रिलीफ मिलेगा। और बस यहाँ पर आपको बारीकियों पर जाना होगा, तभी आप सामने वाले पक्षकार की बात को पकड़कर बात उठाएंगे तो 101% मिलेगा। और यहाँ जो मैंने आपको 2-3 कारण दिए, आप उन कारण पर वर्क करेंगे कि हाँ हो सकता है पार्टनर की ऐसी कोई मंशा है। अब यहाँ पर बात आपकी ये भी आएगी कि हम प्रूफ कैसे करें कि पार्टनर का विवाह के पहले कोई संबंध था इसलिए पार्टनर नहीं रहना चाहता। हमें मालूम है ये बात कि पार्टनर का किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध था, लेकिन घर वालों के दबाव में आकर हमारे साथ विवाह कर लिया। लेकिन अब हम इस चीज को प्रूफ कैसे करें? तो इसका भी बहुत आसान तरीका है कि पत्नी के पीहर में किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर उसके खिलाफ गवाही दे दी जाती है, जैसे आपका विवाह होता है, विवाह के दौरान आप किसी भी मतलब पत्नी के पीहर वालों के संपर्क में आते हैं, तो यहाँ पर आपको ऐसा कोई व्यक्ति खोजना होगा जो उसके पास्ट के बारे में आपको जानकारी दे दे, या ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति आपको मिल सकता है कि जो न्यायालय में आकर भी आपके सामने ये सारी बातों को रख दे। या आप कॉल डिटेल निकलवाने के लिए एक अपील लगा सकते हैं। यहाँ आप कॉल डिटेल निकलवाते हैं तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं से ऐसे कोई ना कोई सुराग मिलेंगे, जैसे कि अनुचित समय पर किसी अन्य व्यक्ति के साथ बार बार बातचीत की जाना। ये अपने आप में एक प्रूफ होता है कि व्यक्ति के अलग से अन्य व्यक्ति से कोई ना कोई संबंध है। क्योंकि जब आप यहाँ पर इस तरह से प्रयास करेंगे तो रिलीफ 101% मिलेगा। अगर पार्टनर के मायके से आकर कोई भी व्यक्ति इस तरह के प्रूफ देता है या आपके पक्ष में गवाही देता है तो आपको 101% रिलीफ मिलेगा। आपका अपने आप केस स्ट्रांग होगा। तो यहाँ पर सोचना पड़ेगा, आपके अपने तरीके होंगे, क्योंकि आपके पार्टनर और आपकी परिस्थितियों को आपसे बेस्ट कोई नहीं जानता। तो यहाँ पर आपको इस तरह से चीजों को निकालना होगा। अब जैसे यहीं पे ये बात भी आती है कि पार्टनर कमा तो अच्छा खासा रहा है, मतलब उसके पास इनकम के सोर्सेज हैं, लेकिन अब हम प्रूफ कैसे करें? क्योंकि उसने तो सबसे पहले जाते से ही CRPC 125 में मेंटेनेंस की अपील लगा दी। तो अब यहाँ पर कोई व्यक्ति चुपचाप से तो इनकम नहीं कर सकता, चुपचाप से तो कमाई नहीं कर सकता। भले ही वह ट्यूशन पढ़ा रहा है तो ट्यूशन के बच्चे, उनके द्वारा आप इस तरह के एविडेंसेस दे सकते हैं। पार्लर चला रहा है तो उस तरह से एविडेंसेस दे सकते हैं। मैं आपको बहुत छोटे छोटे लेवल पर बता रही हूँ। अगर आप कहीं व्यक्ति कोई जॉब कर रहा है तो उसके कलीग, उसके साथ काम करने वाले कोई ना कोई व्यक्ति तो आपको इस तरह से मिलेगा जो कि आपकी बात आपके साथ हो जाए या आपकी बात को प्रमाणित करने के लिए आपके कोई ऐसा प्रमाण दे दे।